एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब मैं यहीं पर आपको चीजें क्लियर करके बता देता हूँ। मूल विधि की बात यहाँ पर चल रही है, इसके बारे में थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। मूल विधि यानी बेसिक लॉ, बेसिक लॉ की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। बेसिक लॉ जिसको सब्सटेंशियल लॉ भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, सब्सटेंशियल लॉ, सब्सटेंशियल लॉ इसको कहा जाता है। तरीका मेरा शुरुआत से यही रहा है, हाथ से लिख के पढ़ाता हूं हमेशा से, यही मेरा कॉन्सेप्ट रहा है, क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखो अगर मैं बात बताऊं यहाँ पर बेसिक लॉ सब्सटेंशियल लॉ इसको कहा जाता है, इसको अगर मैं सही सही हिस्सों में तोड़ूं तो ये बीएनएस, बीएनएसएस और माइनर एक्टों में आपको देखने को मिलता है, माइनर एक्ट्स में आपको देखने को मिलता है। तो बच्चा बीएनएस की बात करूं, यह यूट्यूब पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है और प्राइम लेवल का अवेलेबल है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मैंने डाला हुआ है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में डाला हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं बीएनएस बाई जीत राणा, सर्च करना होगा आपको बीएनएस बाई जीत राणा, आपको सीधे तौर पर ये देखने को मिल जाएगा। बीएनएसएस अगर आपको पढ़ना है, इसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। माइनर एक्ट आपके मेजरली अपलोडेड है, मेजर डन मैं कर चुका हूं, जो बचे हुए हैं वो बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगे आप लोगों के चैनल के ऊपर, ठीक है। सरपंच साहब नमस्कार, नमस्कार मेरे लाल, आगे बढ़ते हैं और करते हैं कमाल, ठीक है। आगे हम यहां पर आते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तो समझिएगा बच्चे, यहीं पर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में और चीजों को थोड़ा समझा रहे हैं। बच्चे बीएनएसएस को मैं शुरू कर रहा हूं, जिन बच्चों ने ये नहीं देखा कृपया करके देख लेना। माइनर एक्ट जो बचे हुए सून आपको यहीं अवेलेबल होंगे, यहीं पूरे मूल विधि को यहीं कराऊंगा। उसके बाद मैं लेखपाल का भी बैच यूट्यूब पर ही देने वाला हूं, पूरा लेखपाल में यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, पूरा लेखपाल। चलो आगे हम बात करते हैं। देखिए अब थोड़ी सी बातों को समझते हैं। ये कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं जो थोड़ा सा बीएनएसएस के बारे में बात करते हैं। ये हमारी कुछ डेप्थ स्लाइड्स आपको देखने को मिलती हैं जो थोड़ी चर्चाएं करता है, ठीक है। तो ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको बीएनएसएस कहा जाता है। न्याय की एक नई संरचना के तौर पर इसको देखा जाता है, इसको थोड़ा समझते हैं। सर सबसे पहले मैं एक बात क्या करता हूं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर देता हूं। बीएनएस और बीएनएसएस में अंतर क्या है, पहला ही पॉइंट आपको देखने को मिलता है। देखो पहला ही पॉइंट आपको देखने को मिलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीएनएस एंड बीएनएसएस, ठीक है। पहला पॉइंट आपको देखने को मिलता है जिसमें अंतर स्पष्ट कराया जाता है कि बीएनएस क्या है और बीएनएसएस क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं बच्चा बीएनएस क्या होता है। सर बीएनएस आपको देखने को मिलता है, बीएनएस 2023 आया, फिर बीएनएसएस 2023 आया, 2023 आया। सर ये क्या है, एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको देखने को मिलते हैं 20 भाग, 358 अनुच्छेद, 358 धाराएं आपको देखने को मिलती हैं। पूरी इसकी परिभाषा की बात करूं, भारतीय न्याय संहिता आपको देखने को मिलती है। भारतीय न्याय संहिता इसको कहा जाएगा, न्याय संहिता इसको कहा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, दिस इज भारतीय न्याय संहिता, दिस इज भारतीय न्याय संहिता इसको कहा जाएगा, भारतीय न्याय संहिता इसको कहा जाएगा, न्याय संहिता इसको कहा जाएगा। इसके द्वारा, ठीक है, इसका काम क्या होता है, या फिर इसने, ये पॉइंट तो बहुत जरूरी है बेटा, इसको लिखना ये बहुत जरूरी है। ये जो है ना बीएनएस जो होता है, इसने क्या किया था वो समझना। इसके द्वारा है, या फिर हम कह सकते हैं इसी के द्वारा जो आपके होते आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित किया गया, प्रतिस्थापित किया गया, इसी के द्वारा इस चीज को जो प्रतिस्थापित है वो यहीं पर किया गया है, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। और बाकियों की मैं बात करता हूं यहां पर, तो उसके बारे में भी समझ लेना, क्या पॉइंटर आपको यहां देखने को मिल जाएगा। अब देख लो यहां पे जैसे इन्होंने मुझे परेशान करने की यहां कोशिश की, अब देखना, हटो, डिलीट। अब मैं इस पूरे का ही कलर चेंज कर दूंगा। बोर्ड के साथ भी मैंने कोर्स करा है बीच में कि मैं इसका कलर भी चेंज करना सीख गया। लेवल देख रहे हो, हटो बच्चों, इसको प्रतिस्थापित किया, ठीक है। तो यहां आप समझिएगा कि इसने आईपीसी 1860 को यहां पर प्रतिस्थापित किया है। अगर कमाल की बात मैं आपको यहां पर चर्चा करके बताऊं, यहां बड़े प्यार से मैं आपको बताऊं, तो बीएनएस का काम क्या होता है, अपराध क्या। आपने किसी का सिर फोड़ दिया, सिर में 16 टांके आए, ये अपराध है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा सर, ये बीएनएस के माध्यम से पता लगेगा। अब जैसे अगर हम बात करें, अनुपम नाम का एक बच्चा है, क्लास के अंतर्गत है। अनुपम कल को अपने पड़ोसी को दबोच लेता है, आजा बेटा कहां जा रहा है। पड़ोसी अपना मस्त जलेबी खा के वापस आ रहा था, मोटरसाइकिल खींच रखी थी पूरी 80 पे, अनुपम को मिल गया। अनुपम ने वहां से अद्धा उठाया और एक पहुंचा दिया उसके सीधे कमर के ऊपर। क्या ये अपराध है? बिल्कुल अपराध है। अब यहां पर अगर अनुपम ने वो कहीं और फेंका था, वो उस अद्धे के नीचे आ गया, तो ये एक्सीडेंट हो सकता है, परंतु अगर अनुपम भाई ने खुद जानकर फेंका था तो एक अपराध है। क्या ये अपराध है, ये हमें कैसे पता लगता है सर, क्या यह अपराध है, ये हमें बीएनएस के माध्यम से ही पता लगता है। तो बीएनएस में हमें पता लगता है कि अपराध क्या होता है, अपराध क्या होता है, हमें पता लगता है अपराध क्या है। व्हाट इज ऑफेंस हमें पता लगता है, व्हाट इज ऑफेंस हमें पता लगता है, व्हाट इज ऑफेंस हमें पता लगता है। दूसरा, अपराध की सजा क्या है वो हमें यहां पता लगेगा, अपराध की सजा क्या है वो भी हमें यहीं पर पता लगेगा। अपराध की सजा क्या है, पहला पॉइंटर हमें यह पता लगता है। दूसरा है अपराध की सजा क्या है, अपराध की सजा हमें यहां पर पता लगेगी, यानी पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस यहां पर पता लगेगा, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस।
यानी कि जो अपराध है उसकी सजा क्या है वो भी हमें यहां से पता लगेगा। 2 पॉइंट क्लियर हो, बहुत बढ़िया। तो यहीं से क्लियर होता है, यानी अपराध क्या, अपराध की सजा क्या। बस सर चोरी कर ली, अच्छा सर 2 आदमी थे चोरी करने में, ओहो तो ये तो चोरी हो गई। सर जी दिन दहाड़े चोरी हुई थी, और पता जिस आदमी के घर चोरी हुई उसकी खोपड़ी पर कट्टा रख दिया था। मैं कहती लोग कितने थे, 5 थे। मैं कहती तो डकैती हो गई फिर। सर आपको कैसे पता, बीएनएस में लिखा है, मुझे नहीं पता बीएनएस में लिखा है वो मैं बता रहा हूं। तो ये चीज हमें यहां पता लगती है, बट बीएनएसएस का ही काम ही नहीं है, बीएनएसएस का लेवल ही बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलता है। तो बीएनएसएस के बारे में बात करता हूं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको देखने को मिल जाएगी, सुरक्षा संहिता आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में थोड़ा समझिएगा, इसको बीएनएसएस बोला जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको देखने को मिल जाएगी। लिखते हैं सीधे तौर पर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसको कहा जाता है, सुरक्षा संहिता इसको कहा जाएगा। और इसको हम जानते हैं सीधा 2023 के बेसिस पर। और इसका काम क्या होता है सर, अपराध मिलने तक का इसका ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है, अपराध की सजा कैसे दी जाएगी ये इसका काम होता है। अपराध की सजा का दिया जाना ये आपका होता है, अपराध होने से उसका डिसोल्यूशन होने तक का, यानी अपराध की सजा किस प्रकार से दी जाएगी, अपराध की सजा कैसे दी जाएगी, सजा कैसे दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, ये बीएनएसएस में लिखा हुआ है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। अब इसमें पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है सर जी, ये होता है दोष सिद्धि से लेकर या फिर दोष से लेकर अपराध होने से, अपराध होने से, अपराध होने से दोष सिद्धि तक, दोष सिद्धि, दोष सिद्धि, दोष सिद्धि के बाद आगे सजा और दोष मुक्ति, ये पूरा प्रोसेसर यहीं पर आता है, सजा एंड दोष मुक्ति, ये सब बीएनएसएस के अंतर्गत ही आता है। दोष मुक्ति एब्सोल्यूशन, यानी जहां पर अपराध हुआ, ऑफेंस, ऑफेंस एंड ठीक है, या कन्विक्शन, कन्विक्शन, पनिशमेंट, पनिशमेंट और एब्सॉल्व एंड एब्सॉल्व, ये पूरा पॉइंटर आपको यहीं देखने को मिलता है। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बताया ऑफेंस, कन्विक्शन, पनिशमेंट, एब्सॉल्व, ये पूरा पॉइंटर ही आपको बीएनएसएस में देखने को मिलता है, ये बीएनएसएस है। बीएनएसएस के बारे में अगर मैं बात करूं तो बीएनएसएस के बारे में आपको भी पूरा इसके बारे में चर्चा आपको पता होनी चाहिए, पूरी चर्चा इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि सर जी इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सर 531 धाराएं हैं, 39 भाग हैं, इसमें 39 भाग हैं, 531 धाराएं हैं। और कमाल की बात पता है सर क्या है, मैं क्या है भाई कमाल की बात, सर कमाल की बात यह है कि इसके द्वारा सीआरपीसी को प्रतिस्थापित कर दिया गया, इसने सीआरपीसी को प्रतिस्थापित कर दिया, इसने सीआरपीसी 1973 को प्रतिस्थापित किया, को प्रतिस्थापित किया, इसको प्रतिस्थापित किया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉफी 14 कप पीता है ये, इसके घर वाले इसको पीटते थे इस बात पर, नाम है इसका कॉफी 14 कप। बिल्कुल जी, अद्भुत। और आपकी इसी नाम की वजह से अब मेरे लिए भी चाय बनेगी, क्या बात है। चलिए आगे हम बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बच्चा कह रहा है साइड हो जाओ, हाँ फिर पढ़ाएगा कौन है, साइड हो जाओ थम, ठीक है। देखिए डिजिटली आप कैसे जान सकते हैं, ओके भाई। तो अगर आप जानते हैं तो कुछ इस तरीके से, मतलब ये जो पूरा आपको देखने को मिलता है, ये सारा का सारा इसकी यात्रा होती है, इसकी न्यायिक यात्रा आपको देखने को मिल जाती है, जिसको हम यहां थोड़ा सा जानते हैं। मतलब यहां किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी अपराध की नींव डाली जाती है, किसी भी अपराध की नींव डाली जाती है। ये बिल्कुल गलत है, ये किसके द्वारा किया गया है सर, वास्तविकता में अगर हम बात करें ये जो किया गया है ये एआई के द्वारा किया गया, परंतु यह गलत है, ठीक है। चलिए ठीक है, याद रखना। दूसरा अपराध की जांच होगी, उस पर विचारण होगा, उस पर निर्णय लिया जाएगा, अपील और विशेष प्रक्रिया चलेंगी, सामान्य प्रावधान और अनुसूचियों के आधार पर उसको दंड दिया जाएगा। ये गलत है, पूरा कॉन्सेप्ट गलत है। ये क्या है ये, ठीक है। बच्चे गलत है एक्चुअली। चलो मैं इसको दोबारा से खुद ही बताता हूँ, क्योंकि मुझे यहीं पे दिख गया यहीं गलत है, फिर मुझे हाथ से बताना पड़ेगा कि कोई बात नहीं। मुझे तो लगा था कि स्लाइड्स वगैरह डिजिटली बनी है तो थोड़ा लेवल आ पाएगा, पर मैं समझ गया कि मेरे लेवल के आगे कोई लेवल नहीं है इनका, ठीक है। हम बात कर लेते हैं सीधे तौर पर, क्या क्या चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। मैं सीआरपीसी में और बीएनएसएस में भी अंतर स्पष्ट करा देता हूँ, पेपर में पूछा जा सकता है। आरटीआई कल रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे पूछा इसके बारे में थोड़ी चर्चा करिए और मुझे बताइए, जिसके मैं पूछ रहा हूँ। सीआरपीसी 1973, सीआरपीसी 1973, और दूसरा आपको देखने को मिलता है बीएनएसएस, बीएनएसएस, बीएनएसएस एसएस 2023। अब इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इसकी फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोसीजर कोड। एक क्रिमिनल के साथ क्या क्या प्रोसेस होंगी वो 1973 में क्या क्या थी वो थी, लेकिन दिस इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
सुरक्षा संहिता आपको देखने को मिलती है, संहिता आपको देखने को मिलती है 2023। पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि सीआरपीसी के बारे में अगर मैं चर्चा कर रहा हूं, जैसे सीआरपीसी के बारे में आप बताइए ये कब लागू हुआ था, या और इस चीज को कब आपको देखने को मिलता है, पूरा बताइए। पारित कब हुआ? 25 जनवरी 1973 पारित हुआ। पारित है कब है? 25 जनवरी 1973। 25 जनवरी 1973 में पारित हुआ है। लागू कब हुआ? तब 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974 में यह आपका लागू होता है। नेक्स्ट है, यह आपका पारित कब हुआ? 25 दिसंबर 2023। सर यह आपका पारित कब हुआ? 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023। लागू कब होता है? लागू सर लागू आपको देखने को मिलता है 1 जुलाई 2024। अब मुझे आप सब लोग जो कमेंट कर रहे हैं इसमें आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर कितने पार्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, वो मुझे थोड़ा सा आप बताएं। सर जी यहां बीएनएसएस 2023 में अगर आप चर्चा करोगे तो पार्ट्स हैं सर जी इसके अंदर 33, और सर इसके अंदर धाराएं हैं, सेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको धाराएं बोला जाता है। धाराएं हैं सर जी व्हाट्सएप, इसके अंदर आपकी 531 धाराएं हैं, 531 धाराएं आपको देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर मैं सीआरपीसी की बात कर लूं तो इसमें आपको पता लगता है भाग है 37 और क्लॉज है 484। भाग है 37 और क्लॉज यानी धाराएं हैं 484। अच्छा एक बात और मैं बताऊं, इसमें धाराओं को क्लॉज बोलना अधिक उचित माना जाता है। अगर यहां पर आप धाराओं को क्लॉज बोलेंगे, ठीक है चलिए, अगर हम यहां पर धाराओं को, ये जो धाराएं हैं इनको अगर मैं क्लॉज बोलता हूं, ये अधिक उचित माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेक्शन नहीं बोल सकते, इसको भी अगर क्लॉज बोलोगे अच्छा है, बढ़िया है। इसको भी आप क्लॉज बोलो, सेक्शन बोलो, कुछ भी बोलो, सेक्शन बोलो, अच्छा माना जाता है। अच्छा दोनों में अनुसूचियां भी हैं, तो अनुसूचियां कितनी कितनी आपको देखने को मिलती हैं? सर अगर मैं अनुसूची की बात करूं, शेड्यूल्स की बात करूं, अनुसूची की बात करूं, अनुसूची की तो 2 है। अनुसूची का मतलब होता है शेड्यूल आपको 2 देखने को मिलती है। और यहां पर भी अगर मैं बात करूं शेड्यूल कितनी है, शेड्यूल यहां पर भी आपको 2 ही देखने को मिलती है। शेड्यूल आपको कितनी देखने को मिलती है? 2 ही आपको देखने को मिलती है, अनुसूची 2 ही आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बगैर परेशानी के इसके बारे में आप चीजों को याद रखेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि आप मेरी बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए। पार्ट आपके जो बच्चे कह रहे हैं सर पार्ट 39 आपको हाँ बाबू, 33 में 39 है, सॉरी यहाँ 39 भाग है। जस्ट अभी पीछे वाले पेज पर मैं बता के तो आया था 39 भाग है। जस्ट अभी बाबू पीछे वाले पेज पे बता के आया था कि मैं 39 भाग है, तो ऑब्वियस ही बात है और गलती से लिख गया मुझसे। अभी 39 बता के जानूंगा 33 क्यों लिख दूंगा फिर मैं? थोड़ी बुद्धि लगा लो। सर आपकी लुक 2 बार पढ़ ली, कोई दिक्कत तो नहीं है? लुक पढ़ ली मेरी, अच्छा बुक पढ़ ली, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, याद रखेंगे, नहीं के बाद उसको देखूंगा, ठीक है ठीक है याद रखेंगे, कोई बात नहीं है लल्ला, खींच 2 मीटर। ठीक है आगे हम बात करते हैं क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली हैं। सर क्या जरूरत पड़ी होगी कि बीएनएसएस लाना पड़ा? क्या जरूरत पड़ी होगी कि बीएनएसएस लाना पड़ा? काम तो सीआरपीसी से भी चल रहा था। सर ये तो ब्रिटिशर्स ने भी ना बनाई। अगर मैं यहां पर देखूं, चलो ये तो ठीक है हमने देख लिया, अच्छा यहीं तो गलत लिखा हुआ है, ये बच्चे 39 करो, इसको यहां भी 39 करो, ठीक है। यहां पर आप देखोगे जैसे ये आईपीसी 1860 था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, चलो मान लिया हमने कि ब्रिटिशर्स की वजह से हमने चेंज कर दिया, लेकिन भाई ये तो बनाया भी इंडियंस ने है, इसको क्यों चेंज कर रहे हो आप? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो भाई इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता हूं, देखो बात को समझना भाई ताकि गलती ना करो। मैं आपको बताता हूं कि बीएनएसएस को शामिल करने के प्रावधान क्या है, बीएनएसएस को क्यों शामिल किया गया, बीएनएसएस को शामिल करने के प्रावधान बताइए। बीएनएसएस को किस कारण से शामिल किया गया? बीएनएसएस को शामिल करने के उद्देश्य, उद्देश्य क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव टू इंक्लूड बीएनएसएस, ऑब्जेक्टिव टू इंक्लूड बीएनएसएस, ऑब्जेक्टिव टू इंक्लूड बीएनएसएस। कि बीएनएसएस में आपको क्या ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं जिस वजह से इसको इंक्लूड किया जाता है? पहला मॉडर्नाइजेशन, कुछ चीजें जो पुरानी हो चुकी थी उसमें मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही हमने इसको लागू कर दिया। बहुत तेज मैं थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आपको रात भी हो रही है, ताकि आपके लिए लिमिटेड कंटेंट रहे, अच्छा कंटेंट रहे। पहला मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है आधुनिकीकरण, मतलब कुछ चीजें पुरानी हो गई, आधुनिकीकरण आपको देखने को मिलता है। कुछ चीजें पुरानी हो गई तो उसको नया कर दिया गया। जैसे उदाहरण के लिए पहले मैं पहले मार्कर से पढ़ाता था, ठीक है, व्हाइट बोर्ड होता था, मार्कर से पढ़ाता था, ये पूरे ऐसे काले होते रहते थे, हाथ भी यहाँ से काले पड़ जा रहे होते थे। रीजन क्या होता था? आदत थी मिटाने की कि मैं हाथ से मिटा लेता था, ठीक है, कि मैं हाँ घर जाके तो पूछ ही लेंगे। तो ये मॉडर्न हो गया। अब क्या बोर्ड आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गए, तो अब इस पे लिखने का तरीका ये हो गया, चीजें यहाँ मॉडर्न हो गई हैं, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से समझिए। नेक्स्ट आपका क्या है, अगला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है एफआईआर, जो एफआईआर प्रक्रिया है इसके अंदर भी परिवर्तन हुआ, ठीक है। क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, रजत मांझा चांदी। दूसरा इसमें आप लिखेंगे कि एफआईआर प्रक्रिया में बदलाव आपको देखने को मिला है, बदलाव। जैसे कि दूसरा जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आपका हो गया,
उदाहरण के लिए एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जिस बच्चे को नहीं पता है मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। EFIR का कॉन्सेप्ट, 0FIR का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, और ये काम किस कारण से करता है वो भी समझिएगा। मार्ट साहब, EFIR और 0FIR कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपने कोई भी काम नहीं किया है, आप किसी दूसरे स्टेट में, जैसे आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपका जुरिडिक्शन उत्तर प्रदेश लगता है, पर आप हरियाणा पहुंचे, हरियाणा में जाके कोई आपसे परेशानी हो गई, तो अब वहां पर आप अगर एफआईआर करना चाहते हो तो वहां 0FIR होगी, फिर आपकी नजदीकी थाने में आपकी एफआईआर अलग होगी। ठीक है, याद रखना। और भी इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट आपके किए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे किसी भी अपराध में जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा है, उसमें फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई। तो जैसे इसमें नया कॉन्सेप्ट बना फॉरेंसिक जांच, फॉरेंसिक जांच में सुधार किया गया, फॉरेंसिक जांच में सुधार किया गया, फॉरेंसिक जांच में सुधार किया गया, जांच में सुधार किया गया। इसके बारे में भी याद रखना। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन फॉरेंसिक, फॉरेंसिक इंप्रूवमेंट किया गया, फॉरेंसिक इंप्रूवमेंट हुआ, फॉरेंसिक इंप्रूवमेंट हुआ। अब वो कैसे हुआ बच्चे समझना। जैसे किसी अपराध में 7 वर्ष से अधिक की सजा है, किसी अपराध में 7 इयर्स प्लस की सजा पर यह अनिवार्य कर दी गई, यह कर दी गई अनिवार्य, कि अनिवार्य तौर पर लेवल आपके सबके निकलेंगे और अब फॉरेंसिक जांच होगी। ये इंपोर्टेंट काम कर दिया गया। अगला क्या काम कर दिया गया सर जी? बहुत सारे शब्दों में परिवर्तन कर दिया गया। जैसे पागल शब्द अब इसमें यूज नहीं होता। ठीक है, कुछ तो टर्म्स ये हुए, कुछ टर्म्स इसमें ये हुआ। एक महत्वपूर्ण शब्दावली परिवर्तन कर दिया गया है, महत्वपूर्ण शब्दावली परिवर्तन कर दिया गया, महत्वपूर्ण शब्दावली परिवर्तन इसके अंदर कर दिया गया, महत्वपूर्ण शब्दावली परिवर्तन कर दिया गया। वोकैब चेंज इसमें कर दिया गया है, वोकैब चेंज भी इसके अंदर कर दिया गया है। अब वोकैब चेंज क्या है, शब्दावली परिवर्तन क्या है सर जी? वोकैब चेंज आपको बेसिकली ये देखने को मिलता है, जैसे पागल शब्द को चेंज कर दिया गया, पागल शब्द को चेंज कर दिया गया विकृत व्यक्ति के तौर पर, विकृत व्यक्ति के तौर पर। जैसे अगर कोई मेंटल जो टर्म है अब वो यहां पर यूज नहीं होगा। ठीक है, इसको बोला जाएगा अनसाउंड माइंड, इंग्लिश में उसको बोला जाएगा अनसाउंड माइंड। ठीक है, ये इस तरीके से परिवर्तित किए गए, क्यों? ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बढ़िया। आगे हम बात करते हैं लाडले। अच्छा, मेरा बैच सेपरेट आएगा। जो बच्चे सोच रहे हैं, जैसे बच्चा एक लिख रहा है कि सर आप उस वाले बैच में आ जाओ, यार मैं हमेशा से मेरा सेपरेट बैच आता है। सेपरेट बैच मेरा 10 तारीख को देखने को मिलेगा, जिसमें आप कंप्लीट जीएस मुझसे पढ़ सकते हैं। सारा मतलब मेरी पॉलिटी, मेरी हिस्ट्री, मेरी ज्योग्राफी, मेरी इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो आप मुझसे पढ़ सकते हैं। बढ़िया लेवल पे आपको 10 तारीख में सिलेक्शन पेपर देखने को मिलेगा। कोई बच्चा अगर आज सो गया तो बहुत मारूंगा, ध्यान रखो। दूसरा आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, जैसे नए दंड भी शामिल किए गए, जैसे सामुदायिक सेवा, नए दंड भी शामिल किए गए, नए दंड शामिल किए गए, न्यू पनिशमेंट शामिल किए गए, न्यू पनिशमेंट भी इसमें शामिल की गई, पनिशमेंट भी इसमें शामिल की गई। एग्जाम्पल के लिए जैसे सामुदायिक सेवा, एग्जाम्पल के लिए सामुदायिक सेवा भी इसमें शामिल कर दी गई। ये भी एक नया डेवलपमेंट ही आपको एक तरीके का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका इसके अंतर्गत और भी कॉन्सेप्ट लाए गए, जैसे कि समय सीमा की लिमिट कर दी गई। कुछ मामले ऐसे कर दिए गए जिसके में 30 दिन में सुनवाई की जाएगी, समय सीमा की लिमिट कर दी गई। ठीक है, चलिए समय सीमा की लिमिट आपकी यहां पर कर दी गई। कुछ प्रावधानों में समय सीमा की लिमिट, कुछ प्रावधानों में समय सीमा रखी गई, समय सीमा रखी गई, समय सीमा रखी गई। ठीक है, तो इसमें भी आप याद रखेंगे, some provisions have time limit, कुछ प्रोविजंस के अंदर टाइम लिमिट रखी गई है, इसके बारे में भी थोड़ा याद रखेंगे, टाइम लिमिट रखी गई। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ और डिजिटलाइजेशन किया गया, जैसे कि अगर हम बात करते हैं समरी ट्रायल्स, इसका ही कॉन्सेप्ट है समरी ट्रायल्स, इसी का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। विक्टिम राइट्स, इसी का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। समरी ट्रायल, विक्टिम राइट्स इसी का है। समरी ट्रायल इसी के अंदर है, विक्टिम राइट्स भी इसी के अंदर है, विक्टिम राइट्स भी इसी में है, विक्टिम राइट्स। ठीक है, याद रखना, यानी जो पीड़ित है, पीड़ित अधिकार, ठीक है, पीड़ित तो आपका अधिकार, जो विक्टिम है पीड़ित के भी अधिकार है, पीड़ित के भी अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो याद रखिएगा। दूसरा अगला पॉइंट आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर आधुनिक ई दस्तावेज कॉन्सेप्ट भी देखने को मिला, ई दस्तावेज, ई समन, ये कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिले। ई दस्तावेज कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला, ई दस्तावेज का कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिला, और ई समन का कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिला। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इंपोर्टेंटली आपको देखने को मिलेगा। एक और बड़ी चीज, अगर किसी बच्चे ने मुझसे पढ़ा हुआ है तो इस बात को जरूर समझेगा। ठीक है, चलो तो फटाफट हम बात कर देते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बताऊं, इसके अंदर विस्तृत पुलिस अभिरक्षा की बात की जाती है, विस्तृत पुलिस अभिरक्षा की बात की जाती है। ठीक है, वो क्या है, विस्तृत पुलिस अभिरक्षा क्या है? इसके अंदर बोलते हैं एक्सटेंडेड पुलिस कस्टडी की बात की जाती है, एक्सटेंडेड पुलिस कस्टडी की बात इसमें की जाती है। ये कॉन्सेप्ट पहले था, एक व्यक्ति को पुलिस 15 दिन की हिरासत में ले सकती है, लेकिन अभी यह न्यायपालिका के आदेश से 90 दिन तक जा सकती है। अपराधों में कमी लाने के लिए, ताकि अपराधियों में डर बना रहे, उस चीज के लिए ही आपको एक चीज देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं विस्तृत चीजें आपको यहां देखने को मिलती हैं। तगड़े लेवल का कॉन्सेप्ट यहां पे डेवलप होगा आपका।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विस्तृत पुलिस अभिरक्षा। विस्तृत पुलिस अभिरक्षा आपको देखने को मिल जाएगी। विस्तृत पुलिस अभिरक्षा आपको यहां देखने को मिल रही है। विस्तृत पुलिस अभिरक्षा क्या है? एक्सटेंडेड पुलिस कस्टडी। एक्सटेंडेड पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी आपको देखने को मिल जाएगी। पुलिस कस्टडी, एक्सटेंडेड पुलिस कस्टडी आपको यहां देखने को मिल रही है। एक्सटेंडेड पुलिस कस्टडी आपको यहां देखने को मिल रही है। कैसे? पहले केवल 15 दिन थी, अब ये 90 भी हो सकती है। ठीक है, चलो, पहले 15 दिन थी, एक 90 भी हो सकती है। पहले क्या था बच्चे? पहले ओनली 15 डेज था, ओनली 15 डेज था, अब 90 भी है, अब 90 डेज तक जा सकती है। बट इसमें क्या है? जुडिशरी की परमिशन की जरूरत है। बट इसके अंदर जुडिशियरी की परमिशन की जरूरत है। जुडिशरी की परमिशन यहां पर लगेगी ही लगेगी। इस वजह से आपके बीएनएसएस को यहां पर लाया गया। क्या आप समझ पाए व्हाई बीएनएसएस वाज इंट्रोड्यूस? क्या आप समझ पाए कि बीएनएसएस आपका इंट्रोड्यूस किया गया? समझ में आई? बुद्धि में आई बात? टी शर्ट तो चेंज कर लिया करो, ऐसा एक बच्चे का कहना है। बेटा, क्या आप यूट्यूब पे पढ़ने के लिए पैसे देते हो? नहीं सर। तो टी शर्ट चेंज करने के बारे में डिमांड कैसे कर सकते हो? 800 रुपए के लिए 800 दिन पहनूंगा, प्रतिदिन 1 रुपए का खर्च है। 800 की भी नहीं है, ऑफर लगा हुआ था, 100 रुपए कम की थी, 600 कुछ रुपए की पड़ी है। ठीक बात है? ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, हम आगे बात करते हैं। लीजिए, अब ये कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बीएनएसएस क्यों लाई गई थी। अब इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन करता हूं, फिर मैं आगे वाली थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो फिर मैं आगे वाली थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, ये समझिएगा। देखो, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन कैसे सकते हैं? जैसे ऐसे महालल्लू सवाल इससे बन सकते हैं। अभी तक के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बन पाएंगे, बट ये बन जाएंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए बीएनएसएस का पूरा रूप क्या है, ये महालल्लू प्रकार के सवाल इससे बन सकते हैं, अभी तक पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलिए बेटा, खुल के खेलो। रात को 11 बजे भी मैं ऐसे खुल के खेलता हूं, और सुबह मैं क्लास लेना शुरू करता हूं 8 बजे से। मुझे समस्याएं नहीं होती। हाँ, ये क्या बोल रहा है ये? देखो, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सुरक्षा संहिता आपको देखने को मिल जाएगी, सुरक्षा संहिता, वो सुरक्षण लिखा हुआ है। ये 11 ऑप्शन गलती से इंग्लिश में है, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं बीएनएसएस किस तारीख को लागू हुआ, ऑन विच डेट इट वाज इम्पोज्ड। 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ था। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल, बीएनएसएस ने किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया? सर, जो बीएनएसएस आपका आता है, जब ये 25 दिसंबर के अंदर 2023 में यह पारित हुआ, तो लोगों के मन में भय बैठ गई। क्यों? क्योंकि भैया जब ये यहाँ पर पारित होता है, तो इसके बाद लोगों को पता था कि अब पार्किंग लगने वाली है सीआरपीसी की। तो सीआरपीसी 1973 आपको देखने को मिलता है, जिसको इसने प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखना। ठीक है, चलिए अनुपम कह रहा है कि सर आप शिक्षकों के हार्दिक पांड्या हैं, रात के 11 बजे भी खुल के हिटिंग कर रहे हो। आपका बहुत बहुत आभार। नीचे एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर आप केवल इस प्रकार की कमेंट पढ़ते हो जो यूजलेस होती हैं। वास्तविकता में आपकी कमेंट में इसी कारण से नहीं पढ़ पा रहा था। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा, बीएनएसएस में कुल कितनी धाराएं हैं बताइए? अबे जवाब दे लो। अरे 4.0 में नहीं बच्चे, मेरा बैच 10 तारीख में आएगा, उसमें आप देख लेना। अरे जितनी मर्जी हो इतनी फीस दे देना और जाओ खुल के खेलो। ठीक है कुल कितनी धाराएं आपको देखने को मिलती है? सर कुल 533 धाराएं आपको देखने को मिलती है, 484 आपकी सीआरपीसी में थी। ठीक है, याद रखोगे। अगला सवाल है, बीएनएसएस के अनुसार चार्जशीट दाखिल करने का समय सीमा कितनी होती है? चार्जशीट को दाखिल करने की समय सीमा कितनी रखी गई है कि चार्जशीट कब बन सकती है? हालांकि इसके बारे में आपको पीछे क्वेश्चन आएगा, तो हम चार्जशीट वगैरह की बात करेंगे, तो इसके बारे में आएगा। अगर आपको बताया तो बताइए, वरना मैं पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, फिर आप समझ पाएंगे। ठीक बात है, चलो पहले इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर देता हूं, फिर आप खामोखा क्यों टेंशन लें। हाँ, ये आपका सवाल, ये बताइए। जो चीजें आगे आएंगी वो आगे पढ़ाई जाएंगी निश्चित तौर पर। बीएनएसएस में कितनी अनुसूचियां हैं? सर बताइए, अनुसूचियां आपको कितनी देखने को मिलती हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन बीएनएसएस? हाँ, बीएनएसएस ही है, मुझे लगा बीएनएस है, क्योंकि बीएनएस में शेड्यूल्स जैसे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखो यार, कॉन्सेप्ट ये है कि शेड्यूल्स आपको कितनी देखने को मिलती है बीएनएसएस में, तो आंसर करें। कुछ बच्चों का कहना है 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, कुछ कह रहा 3 है। बेटा इसी वजह से मैंने कहा था कि इसका आंसर होगा ई ऑप्शन, क्योंकि यह आपको है देखने को मिलती है 2 शेड्यूल्स। 2 शेड्यूल्स आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। ऑप्शन में नहीं था, आप जान के पूछा था, ताकि गलत आने पर भी आप सही कर पाए, तभी आप जीत राणा के छात्र कहला पाएंगे। बीएनएसएस के अंतर्गत, बीएनएस के अंतर्गत एफआईआर का पूरा रूप क्या? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट ही इसका पहला रूप आपको देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में थोड़ी सी आप चर्चा याद रखेंगे। ठीक बात है, ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए चलो आगे हम बात करते हैं, बाकी क्वेश्चंस की हम बात करते हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे यहीं से। इससे रिलेटेड आपको थोड़ा और आगे पढ़ना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं आगे। अब बीएनएसएस की जैसे मैंने बताया 2 प्रकार की अनुसूचियां देखने को मिलती हैं, तो मैं दोनों अनुसूचियों की चर्चा कर देता हूं, फिर मैं भागों के ऊपर भी बढ़ूंगा।
सबसे पहले मैंने बड़े प्यारे तरीके से आपके लिए क्यूट क्यूट से तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा, जिसके अंतर्गत आप लिखेंगे क्यूट तरीके से ही आप लिख लेंगे यहाँ पर भी कि सर बीएनएसएस की अनुसूचियां, बीएनएसएस की अनुसूचियां आप यहाँ पर देख लेंगे, अनुसूचियां आप यहाँ पर देख लेंगे, जिसका मतलब होता है शेड्यूल्स ऑफ बीएनएसएस। या आप इस तरीके से आप यहाँ पर देख लेंगे शेड्यूल्स ऑफ बीएनएसएस, आप देख लेंगे शेड्यूल्स ऑफ बीएनएसएस आप यहाँ पर देख लेंगे। बीएनएसएस के अंदर शेड्यूल्स आपको कितनी देखने को मिल जाती हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बेटा 531 है ना इसके अंदर, 531 से तो छाटा था मैंने, गलत छाट दिया क्या? सेक्शन इसमें 531 है बाबू, 531 है, ऑप्शन में नहीं था 531 है, 531 है। ये ऑप्शंस एआई से जनरेटेड है ना क्वेश्चंस, तो इसलिए गलती कर रहे हैं। मेरे सामने एआई जो है वो कम दूध की चाय है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि बीएनएसएस की अनुसूचियां आपको देखने को मिलती है, 2 अनुसूची हैं, और दोनों अनुसूचियों में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। अनुसूची नंबर प्रथम, अनुसूची नंबर प्रथम, अनुसूची नंबर 2, दोनों के बारे में ही हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलो, पहली अनुसूची बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अंतर्गत बताया जाता है किसके बारे में, अपराधों का वर्गीकरण के बारे में बताया जाता है। अपराध कैसा है, प्रकृति क्या है, उससे संबंधित सजा किस प्रकार की है, ठीक है, ये चीज इसमें बताई जाती है। तो अनुसूची 1 के बारे में अगर मैं चर्चा करूंगा, ये अनुसूची 1 क्या बताती है? सर पता है आपको एक बात पता है? मैं क्या भाई? सर जो अनुसूची 1 है ना बहुत जोर की है। मैं क्या भाई कैसे? सर अगर किसी आदमी को अनुसूची पहली याद हो गई ना सारी, तो उसको ये पता लग जाएगा अपराधों का निर्णय की पता लग जाएगा, अपराधों के संबंध में प्रावधान देखने को मिलेंगे। सर जी मगर अच्छा, हाँ जी, अपराधों के संबंध में प्रावधान आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहां पता लग जाएगा कि अपराधों की प्रकृति क्या है, अपराधों की प्रकृति का पता लग जाएगा, अपराधों की प्रकृति का पता लग जाएगा, नेचर ऑफ पनिशमेंट यहां पर पता लग जाएगा, नेचर ऑफ क्राइम आपको यहां पता लग जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको पता लगेगा कि सर अपराध के अंतर्गत सजा देने की प्रक्रिया क्या है, अपराध में सजा देने की प्रक्रिया, अपराध में सजा की प्रक्रिया क्या है, सजा की प्रक्रिया क्या है, सजा की प्रक्रिया क्या है, ये भी यहां से पता लग जाएगा। प्रोसीजर ऑफ पनिशमेंट वगैरह भी यहां से पता लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, अपराधों के संबंध में प्रावधान है, प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफेंस आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको देखने को मिल जाएगा इसका नेचर क्या है, साथ में आपको देखने को मिल जाएगा इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर आपको क्या देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल में देता हूं कि भाई प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफेंस कैसे, जैसे नेचर के बारे में पूछा जाएगा, क्या ये कॉग्निजेबल है, यहां मैं आपको बता दूं एग्जांपल के लिए पूछा जा सकता है कि क्या यह संज्ञेय है या फिर यह असंज्ञेय है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या यह कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, क्या यह बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, क्या यह शमनीय है, अशमनीय है, यानी बेलेबल है, क्या ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, नॉन बेल इसमें देखने को मिल रही है। बेलेबल नॉन बेलेबल को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा, इसको तो इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल आप बोला जाएगा। इधर बोलते हैं क्या यह आपको देखने को मिलेगा एक तरीके से, क्या यह एक तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, क्या ये जमानतीय है या गैर जमानतीय है, जमानतीय है, क्या जमानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्या ये शमनीय है, अशमनीय है, क्या इसके अंदर समझौता हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, क्या इसके अंदर समझौता हो सकता है, समझौता नहीं हो सकता, इसके लिए भी है, ठीक है, क्या यह शमनीय है, अशमनीय है या अशमनीय है, शमनीय अशमनीय का मतलब क्या होता है, क्या इसके अंदर समझौता हो सकता है या समझौता नहीं हो सकता। ये सारे कॉन्सेप्ट इसी के अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है, याद रखना। कोई समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या इसके अंतर्गत देखने को नहीं मिलती। ये चीज ही अनुसूची 1 में देखने को मिलता है, मतलब एक पूरा ब्यौरा होता है। अब ब्यौरा कैसे बनता है, हालांकि मतलब मुझे समय नहीं लगा क्योंकि जस्ट इससे पहले क्लास थी, वरना मैं आपको गूगल पे वो स्लाइड खोल के दिखा देता जो आपको इसके बारे में बताती है। तो दरअसल क्या होता है, पूरा एक टेबल बनी होती है, क्या टेबल बनी होती है कि एक अपराध लिखा होगा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि इसके अंदर मैं ले लेता हूं आपका धारा 101, मैंने ले ली धारा 101, मतलब हत्या के बारे में बात की जा रही है। तो हत्या के आगे लिखा होगा कि यह संज्ञेय अपराध है, ये गैर जमानती है और ये अशमनीय है। ये सारी चीजें उसके आगे लिखी हुई होंगी। सजा कितनी है कि सर सजा का प्रावधान क्या है कि भाई 10 वर्ष तक की सजा या फिर अधिकतम इसके अंदर कारावास भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, मृत्युदंड की सजा भी मिल सकती है। ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। चलो अब इससे संबंधित जितने भी फॉर्म होते हैं वो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती है अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में इससे संबंधित सारे के सारे फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके बारे में आप बहुत बड़े प्यारे तरीके से आप समझेंगे जो आपको यहां देखने को मिलते हैं। अनुसूची 2 क्या कहती है सर, अगर मैं अनुसूची 2 की चर्चा करूं तो अनुसूची 2 कहती क्या है, लिखें अनुसूची 2, लिखें आप यहां पर अनुसूची 2 के बारे में हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। अनुसूची 2 किस बारे में चर्चा करती है सर, अनुसूची 2 के अंदर क्या लिखा होता है, अपराधों से संबंधित फॉर्म के बारे में, अपराधों से संबंधित फॉर्म्स के बारे में लिखा होता है। फॉर्म्स तथा फॉर्म्स के प्रारूप के बारे में लिखा होता है, तथा फॉर्म्स के प्रारूपों के बारे में लिखा होता है। फॉर्म्स के प्रारूपों का उल्लेख यहां पर किया जाता है, प्रोसीजर
और बाकी चीजों की चर्चा यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल है अनुसूचियों के बारे में। अब हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम बाकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़िया लेवल पर। अब हम बात करते हैं इसके पहले भाग के बारे में। टोटल भाग कितने देखने को मिलते हैं? सर 39 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। पहले पार्ट की चर्चा करते हैं। पहला पार्ट आपका है प्रारंभिक भाग है, धारा 1 से लेकर 5 तक इसी में आएगी। पहले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। अबे आरटीआई एक्ट बाबू कल अपलोड करा दूंगा, कह दिया लल्ला, रुक जाओ, कल आरटीआई एक्ट डलवा दूंगा यार। ठीक है मैंने तो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, मैंने तो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है बाबू। चलो बाबू, इसमें आप लिखिए सीधे तौर पर पहले भाग के बारे में लिख लेते हैं, पार्ट 1 के बारे में लिख लेते हैं। भाग प्रथम, धाराएं कितनी से कितनी देखने को मिल जाएंगी भाग प्रथम में? भाग प्रथम में धाराएं देखने को मिल जाएंगी, धारा 1 से लेकर 5 तक। धारा 1 से लेकर 5 तक आपको देखने को मिल जाएंगी, जो केवल और केवल प्रारंभिक चीजों के बारे में जानकारी देती है, जिसको प्रीलिमिनरी बोलेंगे या प्रारंभ बोलेंगे, जिसको प्रीलिमिनरी इसको बोलेंगे, या फिर इसको आप प्रारंभिक बोलेंगे। प्रारंभिक आप इसको बोलेंगे, सिंपल है, प्रारंभिक आप इसको बोलेंगे। Patience is virtue. Waiting in metro ticket line is used. आप इसको बोलेंगे। ठीक है, अच्छा आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जो एसएससी के लिए भी पढ़ते हैं? इसके बारे में मुझे बताना। ठीक है, चलो बताइए फटाफट से। जैसे धारा 1 आपको यहां देखने को मिलती है, धारा 1 की हम चर्चा कर लेते हैं। धारा 1 क्या कहती है? सर धारा 1 में क्या उल्लेख दिया गया है? सर धारा 1 के अंदर बड़ा प्यारा सा उल्लेख आपका दिया गया, संक्षिप्त नाम। इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की जानकारी है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की जानकारी यहां पर दी गई है, तो इसको आप समझेंगे ब्रीफ नेम। इसका क्या है? व्हाट इज इट्स ब्रीफ नेम? इसका संक्षिप्त नाम एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है? और सर इसका इनिशिएट आपको क्या देखने को मिलेगा? इनिशिएट इसका क्या आपको देखने को मिल जाएगा? ठीक है, चलिए ठीक है, ओके ओके ओके। एसएससी वाले बच्चे, जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे हो, वो बाद में कमेंट जरूर करना एसएससी से अगर आप रिलेट करते हैं। मैं एसएससी के लिए तथास्तु 2.0 लेके आ रहा हूं। तथास्तु 1.0 सफल होने के बाद ही तथास्तु 2.0 लेके आ रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं संक्षिप्त नाम आपको क्या देखने को मिलता है। सबको पता है सर, इसका संक्षिप्त नाम BNSS आपको देखने को मिलता है 2023, क्योंकि 2023 में आया था। विस्तार संपूर्ण भारत में। प्रारंभ की मैं बात करता हूं, प्रारंभ है इसका 1 जुलाई 2024। अगर कोई मामला जो है इस तारीख से पहले है और वो सीआरपीसी की धाराओं में दर्ज है, तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। यदि कोई मामला इससे पहले इससे पहले दर्ज है, इससे पहले का दर्ज है, तो वह सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। सीआरपीसी के अनुसार ही होगा, सीआरपीसी के अनुसार ही चलेगा, सीआरपीसी के अनुसार ही चलेगा। ठीक है, इसके बारे में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मामला इस तारीख से पुराना है तो वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए यार, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं संभव सीरीज में, जो जीडी के लिए चल रही है, उसके फैक्ट भी आप लिखते चलना, वो जरूरी होगा। आगे हम बात करते हैं, फटाफट से लिखिए। कुछ आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है, मतलब है तो ये संपूर्ण भारत में लागू, लेकिन कुछ ऐसे अनुसूचित जाति क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, सत श्री अकाल नहीं होता, सत श्री अकाल होता है बाजी। अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं, वैसे तो संपूर्ण भारत में है, वैसे तो संपूर्ण भारत में लागू है, संपूर्ण भारत में है। ठीक है, मतलब इट इज एक्सपेंडेड इन एंटायर इंडिया। वैसे तो एंटायर इंडिया में लागू करता है, वैसे तो ये एंटायर इंडिया में लागू करता है, बट इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं जो संपूर्ण भारत में लागू नहीं करते, जिसको आप ध्यानपूर्वक यहां पर समझेंगे। ठीक है, चलो, जैसे नागालैंड के कुछ अनुसूचित क्षेत्रों में और बाकी जगह के भी कुछ अनुसूचित क्षेत्रों में, ठीक है, कुछ आपको प्रावधान देखने को मिलते हैं। जैसे नागालैंड, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, अपवाद क्या है? अपवाद क्या है, यानी एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन आपके क्या है? एक्सेप्शन है, जैसे नागालैंड आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे नागालैंड आपको देखने को मिल जाएगा। बताइए सर नागालैंड के बारे में, मैं लिखो भाई नागालैंड के बारे में। जैसे एग्जांपल के लिए आपको नागालैंड देखने को मिलता है, तो नागालैंड के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में केवल सब लागू होंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं 9, 11, 13, केवल वो ही यहां पर लागू है, बाकी क्षेत्र लागू नहीं होंगे। नागालैंड एक अपवाद है। इन क्षेत्रों में, नागालैंड के अनुसूचित क्षेत्रों में, शेड्यूल्ड एरिया में, अनुसूचित क्षेत्रों में केवल 9, 11, 13 ही लागू होंगे। 9, 11, 13 भाग ही लागू होंगे, पार्ट्स। कुछ पार्ट्स हैं, कुछ भाग हैं जिनको कहा जाएगा 9, 11, 13, केवल यही लागू होंगे। अब 9वां भाग किस लिए काम करता है? लोक शांति के लिए, पब्लिक पीस के लिए। लोक शांति और पब्लिक पीस वाला भाग ही लागू होगा। लोक शांति, पब्लिक पीस, केवल यही लागू होगा। लोक शांति, पब्लिक पीस,
लोक शांति, पब्लिक पीस वाला पार्ट ही लागू होगा। 11 भाग की हम बात करते हैं, लोक व्यवस्था, केवल यही लागू होगा, लोक व्यवस्था होगा। और एक्शन ऑफ पुलिस, लोक व्यवस्था, व्यवस्था, और यहां पर होगा एक्शन ऑफ पुलिस आपको देखने को मिलता है, एक्शन ऑफ पुलिस आपको यहां देखने को मिलता है, पुलिस कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही, केवल वही लागू होंगे, अतिरिक्त जो भागे वो यहां लागू नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो सिंपल सी बात है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नोट करिए फटाफट से। ठीक है बच्चा, याद रखेंगे। अब हम धारा 2 के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, धारा 2 के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप कहते हैं तो अगली क्लास में मैं डिजिटली लिखवा के भी ला सकता हूं, ठीक है, मतलब लिखा हुआ, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास काफी सारे लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं हमारी टीम में, तो वो आराम से इसको लिख भी सकते हैं, उसको मैं आके एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, पर मुझे मजा आता है ऐसे, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे प्रकार से समझा पाऊँ। प्रणाम भाई, प्रणाम। ठीक है, चलिए, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, टेंशन मत लो यार, क्या बात कर रहे हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित आपको देखने को मिलेगा, डेफिनेशन से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है, डेफिनेशंस। और ये डेफिनेशंस का मतलब होता है परिभाषाएं, इसी से रिलेट करता है, परिभाषाएं इसी से रिलेट करता है, परिभाषाएं आपका इसी से रिलेट करेगा। अब हम बात करते हैं परिभाषाएं आपको क्या देखने को मिलती है, जैसे धारा 2 के पहले का ए, 2 के पहले के ए की हम बात करते हैं, धारा 2 के पहले के ए की बात करता हूं, धारा 2 के पहले के ए की मैं बात कर लेता हूं, धारा 2 के पहले का ए, ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड्स की बात करता है, याद रखना। ऐसे दस्तावेज अथवा साक्ष्य जो इलेक्ट्रॉनिक प्रकार से मौजूद है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कहलाएंगे, ठीक है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड क्या होते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे साक्ष्य जो इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मौजूद हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है, वो आपके इस प्रकार का रिकॉर्ड हो सकता है, दैट कैन बी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड, तो एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है, याद रखिए। धारा 2 के पहले का बी, बेल क्या हो सकती है, व्हाट इज बेल, धारा 2 के पहले का बी, धारा 2 के पहले का बी, व्हाट इज बेल, बेल क्या हो सकती है, बेल क्या है, बताओ बेल क्या है। आपने सुना होगा ना, बेल जमानत होगी उसकी, तो जमानत होगी उसकी, तो सुना होगा आपने, है बेल क्या होती है, आरोपी या संदिग्ध को किन्हीं शर्तों पर छोड़ देना, आरोपी या संदिग्ध को किन्हीं शर्तों पर छोड़ देना बेल कहलाती है। आरोपी या संदिग्ध को किन्हीं शर्तों पर छोड़ देना, किन्हीं शर्तों पर छोड़ देना, ये चीज आपको यहां देखने को मिलती है, ठीक है। रिलीजिंग accused or convict on conditions, अगर छोड़ देते हो ना तो ये बेल कहलाएगा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज बेल। अच्छा, वर्तमान में क्लास के अंदर जो मौजूद छात्र हैं सबसे मैं पूछ रहा हूं, मतलब हम फेक तो कराते नहीं है, देखो बाकी बहुत सारे लोग हैं चीजें करा रहे होते हैं, हम फेक तो कराते नहीं है। क्लास में मुझे सीधा पता लग रहा है 300 लोग मौजूद हैं, 300 ही पर्याप्त है। दरोगा भी ऐसा नहीं है कि एक बार में सिंपल, आप भी जानते हैं कि सारे दरोगा ऐसे थोड़ी बन जाते हैं, मेरी नजरों में तो आप हैं दरोगा। तो मुझे एक सिंपल सी एक बात बताइए आप सभी, क्या आप रेगुलरली इसी टाइम पर मौजूद हो सकते हो? 300 बच्चे, मतलब मुझे एक सेकंड में 300 ही कमेंट चाहिए, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि आप सभी तैयार हैं या नहीं है। फटाफट बताइए, ये जरूरी है कि मैं भी अपना टाइम यहां पर दूं, आप भी अपना टाइम यहां पर दें, तो जरूरी होगा कि आप सभी इंपोर्टेंटली तैयार हो, ठीक है। चलिए सब एक बार कमेंट करके बता देंगे। यार मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चा दरोगा बनने के लिए तैयारी कर रहा है वो अपनी नींद को पहले ही त्याग दे, सिंपल सी बात है। दरोगा बनने के बाद आपको 24 घंटे में से कभी भी बुलाया जा सकता है, ठीक है, मतलब आप तैयार हैं, भौकाल तरीके से आप सभी तैयार हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप सभी तैयार हैं तो बाकी क्लासेस के लिए भी तैयार है ना, जो आपके चैनल है ना, ये मैं आपको पूर्णतः आपको ही सौंप देता हूं। और इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे, आपको मूल विधि की जो प्रैक्टिस क्लास चल रही थी उसको भी रिज्यूम करा रहा हूं, और यूपी जीके की जो क्लास आपको देखने को मिलती है वो कल शाम 7 बजे की लगी हुई है, इसमें सबके सब जरूर आना, ठीक है। और शुरुआती जो क्लास है इसकी, उसको ऑलरेडी लाखों बच्चे देख चुके हैं, आप सभी उसको देख लेना, ठीक। दूसरा, आपकी विजय भव सीरीज, हालांकि आप सब विजय भव सीरीज को देखकर ही आ रहे होंगे, बट विजय भव सीरीज को देख जरूर लेना, क्योंकि इसके अंतर्गत भी 85,000 पहली वीडियो को देख चुके हैं, बाकी आप भी उसको देख लीजिए, बहुत तगड़ी सीरीज है ये विजय भव, विजय आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, ठीक है। यूपी जी के कल 8 बजे होगी आपकी, स्पेशल रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 2 के पहले के सी। अब देखिए भाई 8 बजे आप सबको आना होगा क्योंकि ये स्पेशल रिक्वेस्ट आई है। धारा 2 के पहले का सी क्या होता है? धारा 2 के पहले का सी के अंदर होता है बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, व्हाट आर द बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस आपके क्या देखने को मिल जाएंगे, बेलेबल ऑफेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर वैसे बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? जमानती अपराध,
जमानती अपराध आपको देखने को मिलते हैं, जमानती अपराध आपको देखने को मिलते हैं। अब जमानती अपराध क्या है बताइए सर? जमानती अपराध आपको देखने को मिलते हैं जिसमें मतलब अपराधी होने पर भी बेल मिल जाए, जिसमें बेल मिल जाए। शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग जिसमें बेल मिल जाती है, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, अनुसूची 1 के अकॉर्डिंग जहां बेल मिल जाए, अनुसूची 1 के अनुसार जहां बेल मिल जाए, अनुसार जहां बेल मिल जाए, जहां बेल मिल जाए, जहां बेल मिल जाए वे बेलेबल है, मिल जाए वह बेलेबल है। वही क्या है बच्चे? वही आपको बेलेबल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है चलो। अच्छा, आपने सनी देओल की एक पुरानी पिक्चर, शायद घातक घायल या कोई सी पिक्चर है, अच्छा जीत नाम की मूवी है मेरे ख्याल से, जीत नाम की मूवी जिसमें वो गुंडा है, सनी देओल शुरुआत में गुंडा रहता है वो। ठीक है चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है उसमें, आपको देखा होगा कि जब वो गुंडा रहता है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो बहुत सारी मूवियों में आपने देखा होगा, या अगर आप जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली बात है यार, थाने वाने में तो आप जाते रहते होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली घूमते घामते रहे। मैं खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, मुझे पता है थाने वाने में अपना क्या घूमना वगैरह लगा रहता है। ठीक है, सिंपल है। तो वहां पर आपने देखा होगा कि मतलब मैं नहीं जाता ऑब्वियसली, मैं तो शरीफ आदमी हूं भाई, समझो। ठीक है, तो अब इसमें एक थोड़ा सा समझना कि एक चीज आपको देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं बेल बॉन्ड। तो मैं बता रहा था कि जैसे उसमें सनी देओल गिरफ्तार हो गया था, तो एक व्यक्ति आएगा और कुछ रुपए भरेगा और उसको बेल मिल जाएगी। सिंपल है, एक व्यक्ति आएगा, कुछ रुपए भरेगा और उसको क्या मिल जाएगी? बेल मिल जाएगी। तो वो जो रुपए भरे जाते हैं, क्या वो पुलिस की जेब में जाते हैं? क्या वो पुलिस की जेब में जाएंगे? नहीं नहीं, पुलिस की जेब में नहीं जाएंगे, इस बात को समझना। जमानत में विश्वास के आधार के तौर पर धनराशि ली जाती है, जमानत के विश्वास के तौर के आधार पर धनराशि, जमानत के विश्वास के तौर पर मिलने, विश्वास के तौर पर धनराशि बेल बॉन्ड कहलाती है। धनराशि क्या कहलाती है? धनराशि बेल बॉन्ड कहलाती है। इसके बारे में आप सीधे तौर पर याद रखना, विश्वास के तौर पर होने वाली जो धनराशि होती है वो आपको यहां देखने को मिलती है। ठीक है आशीष यादव, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। धारा 2(1) का डी आपको देखने को मिलता है बेल बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बंद क्या होता है? ठीक है चलिए, कई बार क्या होता है बगैर धनराशि के भी छोड़ दिया जाता है, बगैर धनराशि के भी छोड़ दिया जाता है, तो उसके हम बात करते हैं सर जमानत मुचलका। हाँ, उसको हमारे कॉमन टर्म में यही बोलते हैं। ठीक है चलिए, आगे हम बात करते हैं बिना परेशानी की। नेक्स्ट पॉइंटर भी अब यहां पर हम देखते हैं। ठीक है चलो, ब्लिंकिट से ऑर्डर एक बार देखना। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है धारा 2(1), धारा 2(1) के ई के बारे में हम बात करते हैं। इसको देखना, इसको बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड की हम बात कर लेते हैं, यहां पर बॉन्ड की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, समझना व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड या बंध इसको बोला जाता है। बंध क्या होता है? बंध के ये होता है बगैर धनराशि के मिलने वाली जमानत, बगैर धनराशि के जमानत, बगैर धनराशि के जमानत, बगैर धनराशि के जमानत, बगैर धनराशि की जो जमानत मिलती है वो आपको यहां देखने को मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि जमानत मिल गई। ठीक है, रिलीज विदाउट मनी, रिलीज विदाउट बेल बॉन्ड। बगैर बेल बॉन्ड के अगर रिलीज मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, तो वो आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक बात, इस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक समझना। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका चार्ज। ठीक है, याद रखना, खाकी कंबल में बैठकर क्लास ले रहा हूं, समझे दाऊ साहब? इरादा अनुपम लेवल है आपका। ठीक है चलिए, चार्ज क्या होता है? दावा हो गया। ठीक है, अब मैं इसको बड़े प्यार से समझाता हूं। धारा 2 के पहले का एफ, धारा 2 के पहले का एफ, चार्ज, आरोप क्या होता है? चार्ज या आरोप की हम बात करते हैं, चार्ज या आरोप की हम बात करते हैं, चार्ज या आरोप की हम बात करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं किसी पर किसी अपराध का, किसी अपराध के होने का दावा करना, किसी अपराध के होने का दावा, अपराध के होने का दावा। मतलब दावा का मतलब होता है क्लेम ऑफ ऑफेंस। जैसे कोई व्यक्ति है आपस में, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास की शुरुआत में कि अनुपम नाम का जो बच्चा है ये अपने पड़ोसी को पीट दे, पड़ोसी इसके ऊपर आरोप लगाएगा, पड़ोसी इसके ऊपर चार्ज लगाएगा, बैटरी चार्ज नहीं लगाएगा पड़ोसी क्या, क्योंकि हाँ जी इसने अद्धा उठा के हमें मारा था। अद्धा अगर आप नहीं समझते, ईंट को जब बीच में तोड़ देते तो अद्धा बन जाता है, कि अनुपम ने हमें अद्धा मारा था। तो वो चीज आपको देखने को मिलती है, एक प्रकार से चार्ज, एक प्रकार का आरोप आपको देखने को मिलता है। धारा 2 के पहले का जी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है। धारा 2 के पहले का जी यह आपके संज्ञेय अपराध की बात करता है। संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये क्या होते हैं? जिसके लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होंगे? ठीक है, इसमें अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए। गिरफ्तारी के लिए जब अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, अरेस्ट वारंट की जरूरत ना पड़े, जब अरेस्ट वारंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो वो चीज आपको यहां देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो फटाफट इस चीज को भी नोट करेंगे बिना किसी परेशानी को। आगे हम बात करते हैं। अब धारा 2 के पहले के एच की हम बात करते हैं। ठीक है, चलो धारा 2 के पहले की हम बात करते हैं, वो भी समझिए। धारा 2 के पहले का एच
परिवाद, कंप्लेंट, परिवाद या कंप्लेंट की बात करते हैं। व्हाट इज कंप्लेंट? कंप्लेंट क्या हो सकती है वो समझिए। ये आप समझना, मजिस्ट्रेट को लिखित शिकायत, लिखित या मौखिक शिकायत, मजिस्ट्रेट को लिखित या मौखिक शिकायत। पुलिस इसके अंदर शामिल नहीं हो सकती, कृपया करके समझिए। मजिस्ट्रेट को लिखित या मौखिक शिकायत, लिखित या मौखिक शिकायत, मौखिक शिकायत आपको यहां देखने को मिलेगी, लिखित या मौखिक शिकायत आपको यहां देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट सी बात ये होगी, मजिस्ट्रेट को ये रिटर्न रहेगी कंप्लेंट, रिटर्न भी हो सकती है या आपकी वर्बल भी हो सकती है, बट इंपॉर्टेंट है कि इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती। पुलिस रिपोर्ट इसके अंदर शामिल ही नहीं है। पुलिस रिपोर्ट इज नॉट इंक्लूडेड। पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती। रिपोर्ट क्या होती है? दैट इज नॉट इंक्लूडेड है। वो नॉट इंक्लूडेड आपको देखने को मिल जाएगी, नॉट इंक्लूडेड आपको देखने को मिल जाएगी। याद रखेंगे तगड़े तरीके से, इसके अंतर्गत याद रखना, फटाफट याद रखें। ठीक है, चलो धारा 2 के पहले का जे की मैं बात करता हूं। जे से मेरा नाम आता है और जे से कोर्ट भी आता है, उच्च न्यायालय। धारा 2 के पहले के जे में आएगा आपका कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे धारा 2 के पहले का जे उच्च न्यायालय देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखें। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपकी क्लास में वर्तमान में बच्चे कम हैं, वैसे बच्चे ज्यादा रहते हैं। बच्चे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं फेक नहीं करा रहा होता। लोग मतलब हजारों की संख्या में बच्चे बिठा के रखते हैं और क्लास में कमेंट मुश्किल से 10-20 बच्चों का आ रहा होता है। पता सबको है कि कौन फेक करा रहा है, कौन सच करा रहा है, पर मैं हमेशा खुश रहता हूं इसने में कि जितना है उसमें सबर है। मेरी जरूरतें कम है, इसलिए मेरे जमीर में दम है, मुझे फेक कराने की जरूरत नहीं पड़ती। धारा 2 के पहले का जे, अब धारा 2 के पहले के जे में बताया गया उच्च न्यायालय आपका क्या होगा, उच्च न्यायालय आपका क्या होगा उसको समझिएगा। दैट इज नोन एज हाई कोर्ट। आपको क्या देखने को मिल जाएगा वो थोड़ा समझना। हाई कोर्ट क्या होगा? सर जी हाई कोर्ट के बारे में बताऊं, पता क्या होगा? राज्य का सबसे ऊंचा कोर्ट हाई कोर्ट होगा। राज्य का सबसे ऊंचा कोर्ट हाई कोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप समझना, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट जो होगा वो आपको यहां देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊंचा कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, याद रखें बगैर परेशानी के इसके अंतर्गत याद रखेंगे जो चीजों को आपको क्लियर करेगा। ठीक है, नोट इलाहाबाद, इलाहाबाद बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एच हो गया, जे हो गया, जे के बाद हम बात करते हैं के। इंक्वायरी क्या होती है? धारा 2 के पहले का, धारा 2 के पहले का के। इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब होता है जांच क्या होती है। व्हाट इज जांच? जांच के बारे में बताइए। किसी अपराध की पुष्टि, किसी अपराध की पुष्टि, किसी अपराध की पुष्टि होना। ठीक है, याद रखना, किसी अपराध की पुष्टि, कंफर्मेशन ऑफ ऑफेंस, कंफर्मेशन ऑफ ऑफेंस। किसी अपराध की अगर पुष्टि हो जाती है तो उसकी जांच होती है। उसकी पुष्टि करने जा रहे हैं तो उसकी जांच कहलाएगी एक तरीके से। ठीक है, चलो बिना किसी परेशानी के। सर जो बलात्कार जैसे अपराधों में भी शामिल होता है उसको बेल हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर न्यायालय को ऐसा लगता है, और वो भी शुरुआत में नहीं कर सकता, 90 दिनों तक इस प्रकार के मामले में जज कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जज को अगर लगता है कि हाँ प्रक्रिया को तब भी जारी रखा जा सकता है जब ये यहां पर बंद ना हो, तो जज अपने आधार पर उसको वहां पे छोड़ सकता है। ठीक है, याद रखना। इंक्वायरी के बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया है। इसके बाद आपकी इंक्वायरी की प्रक्रिया क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर आपका क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन क्या होगी वो आपको लिखा जाता है धारा 2 के पहले के एल में। धारा 2 के पहले का एल, इसमें क्या है? इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? जांच प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। जांच प्रक्रिया आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। जांच प्रक्रिया क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर क्या होता है? इसको अन्वेषण बोला जाता है। अन्वेषण बोला जाता है, ये पुलिस करती है, अन्वेषण होता है। अन्वेषण आपको होता है, इन्वेस्टिगेशन आपको देखने को मिलता है, पुलिस के द्वारा किया जाता है। सबूत इकट्ठे करना, पूछताछ करना, ये सब चीज भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको समझना। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जांच प्रक्रिया करना, जांच करना। ठीक है, पूछताछ करना, पूछताछ करना। ठीक है, इसके अलावा सबूत एकत्र करना, यह भी इसी में आएगा। सबूत एकत्र करना इसके अंतर्गत आएगा। ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ओ और देख लेते हैं। ठीक है, धारा 2 के एल एम एन ओ, धारा 2 का ओ और देख लीजिए। धारा 2 के पहले का ओ आप देख लीजिए। इसका मतलब होता है असंज्ञेय अपराध। आप समझ जाएंगे असंज्ञेय अपराध क्या होता है, ये तो आप बता दो असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? छोटे छोटे अपराध जो होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, यानी जिनमें विदाउट वारंट अरेस्ट ना हो सके। अरेस्ट नहीं होगा जब तक अरेस्ट नहीं होगा, जब तक वारंट ना हो, जब तक वारंट ना हो तब तक अरेस्ट नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ा आप याद रखेंगे। विदाउट वारंट देयर विल बी नो अरेस्ट, विदाउट वारंट देयर विल बी नो अरेस्ट। ठीक है, याद रखना।
इसके बाद हम बात करते हैं अधिसूचना या अतिरिक्त की चीजों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो मैं आपको बाकी स्लाइड्स के बारे में चर्चा करके बता देता हूं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक ठीक है, मैं अपनी पुरानी लिखी लिखाई स्लाइड्स भी आपको दे सकता हूं जिससे कि आपको थोड़ा समझ हो जाए, आपके लिए थोड़ा आसान रहे। बताइए, नोट किया आपने? ठीक है, चलो ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ आपने जो है स्लाइड्स वगैरह देख लेता हूं एक बार, शायद मौजूद अगर होंगी तो मैं जरूर देख लेना चाहूंगा। मौजूद अगर होंगी तो मैं जरूर देख लेना चाहूंगा। नहीं यार, मौजूद नहीं है इसमें, मुझे हाथ से बताना पड़ेगा, मौजूद नहीं है, हाथ से बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, मेरे पास नोट्स है श्रीमान पीयूष, तुम्हारे पास मेरी नोट्स होंगे फिर। ठीक है, याद रखिए। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, धारा 2 का, इसके अंदर ओ देख लिया, ओ के बाद पी देख लीजिए। इसमें इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, अधिसूचना। धारा 2 के पहले का पी, इसमें अधिसूचना यानी इंफॉर्मेशन। अधिसूचना देखने को मिलती है जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी, यानी सरकार या किसी विभाग के द्वारा जारी की गई जानकारी। सरकार या विभाग द्वारा जारी जानकारी, सीधा है, सरकार या विभाग द्वारा जारी जानकारी, विभाग द्वारा जानकारी, उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। कि भाई कोई भी जानकारी है which is processed by the government or any department, that is will be known as information। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, धारा 2 के पहले का पी आपका हो चुका है। क्यों देख लीजिए, ऑफेंस क्या होगा, क्यों अपराध क्या होगा, ऑफेंस क्या होगा, अपराध क्या होगा, ऑफेंस क्या होगा। अपराध या ऑफेंस किस चीज को कहा जाएगा, ध्यानपूर्वक समझिए। ऑफेंस क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो संहिता के अनुसार ठीक ना हो, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा कार्य जो विधिक तौर पर ठीक नहीं है और भारत के अंतर्गत कानून के विरुद्ध हो। ठीक है, कोई भी कार्य जो विधिक नहीं है, लीगल नहीं है, विधिक नहीं है तथा भारतीय कानून के अनुसार भारतीय कानून के अनुसार क्या है, विरुद्ध है। भारतीय कानून के अनुसार कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध है, कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध है, कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध है, प्रक्रिया के विरुद्ध है, विरुद्ध है, कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध है। इस चीज को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, समथिंग विच इज नॉट लीगल, समथिंग नॉट लीगल, समथिंग नॉट लीगल, कोई चीज जो लीगल नहीं है, एंड alleged अगेंस्ट इंडियन लॉ, alleged अगेंस्ट इंडियन लॉ। भारतीय कानून के क्या है बच्चे, भारतीय कानून के विरुद्ध है। ये चीज आपको यहां देखने को मिलती है, धारा 2 के पहले का क्यों आपको यहां देखने को मिलता है। अपराध क्या हो गया, आप समझ में आई आपसे बात? ठीक है, चलिए, अपराध क्या होता है समझ में आई आपको बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट है थाने का भार साधक ऑफिसर। आप भी अपने जीवन काल में वो बन सकते हैं, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आगे चल के आप भी उस लेवल पर पहुंच सकते हैं, समझिएगा। ये आता है आर्मी, धारा 2 PQR, धारा 2 के पहले का आर। इसमें क्या होता है, भार साधक, थाने का भार साधक ऑफिसर, इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज, थाने का भार साधक, थाने में भार साधक, भार साधक, भार साधक ऑफिसर। ये कौन होता है वैसे तो सर? ज्यादातर अगर हम देखते हैं, मेजरली तो यह देखने को मिलता है इंस्पेक्टर। ये होता है इंस्पेक्टर। 7 साल की सर्विस के बाद आपको इंस्पेक्टर बनने का मौका मिल सकता है, 7 साल की सर्विस के बाद हो जाता है, मतलब सब इंस्पेक्टर रिकमेंड हो जाते हैं। दूसरा पॉइंटर इसके अंदर क्या है, अनुपस्थिति में, इंस्पेक्टर की अनुपस्थिति में, निरीक्षक बोलते हैं इंस्पेक्टर को, निरीक्षक, इंस्पेक्टर की अनुपस्थिति में कांस्टेबल रैंक से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का कोई भी व्यक्ति बन सकता है, और ये राज्य के आदेश पर निर्भर करता है। ठीक है, बात को समझना। अनुपस्थिति में, इंस्पेक्टर की अनुपस्थिति में कांस्टेबल लेवल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, कांस्टेबल लेवल से ऊपर का, कांस्टेबल से ऊपर का कोई भी ऑफिसर, कांस्टेबल से ऊपर का कोई भी ऑफिसर, ऊपर का कोई भी ऑफिसर आपको यहां देखने को मिल जाएगा। कांस्टेबल से ऊपर का कोई भी ऑफिसर हो सकता है यहाँ पर, इनकी अनुपस्थिति में, इनके एब्सेंस में। ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जिसको चाहिए उसको बनाएगी। सिंपल है, याद रखिएगा, सिंपल, बहुत आसान हो जाएगा बेटा, प्यारा प्यारा सा आपका कॉन्सेप्ट है, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए, अगला सवाल है, धारा 2 का आपका क्यों हो गया, एस की बात कर लेते हैं। एस मतलब स्थान। धारा 2 के पहले का एस, ये होता है स्थान या पैलेस। स्थान या प्लेस आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लेस, कोई भी स्थान आपका प्लेस हो सकता है। ठीक है, कोई भी स्थान आपका प्लेस हो सकता है, घर, फ्लैट, पीजी। ठीक है, कोई भी स्थान, कोई भी स्थान आपका प्लेस हो सकता है, कोई भी स्थान, एनी प्लेस, एनी प्लेस आपको यहां देखने को मिल जाएगी। एनी प्लेस, आपका घर, फ्लैट, ठीक है, जमीन, आपका प्लॉट भी हो, वो प्लेस होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बिना परेशानी के। ठीक है, चलो धारा 2 के पहले का टी, धारा 2 के पहले का टी पुलिस रिपोर्ट,
धारा 2 के पहले का टी बहुत जरूरी है। धारा 2 के पहले का टी पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट इसको कहा जाता है, पुलिस रिपोर्ट इसको कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट याद रखना, जो पुलिस मजिस्ट्रेट को सौंपती है, जो रिपोर्ट पुलिस मजिस्ट्रेट को देगी, जो रिपोर्ट पुलिस मजिस्ट्रेट को देगी, चार्जशीट रिपोर्ट पुलिस मजिस्ट्रेट को देगी, मजिस्ट्रेट को देगी, जो रिपोर्ट पुलिस मजिस्ट्रेट को देती है, इसको टी से कंसीडर किया जाता है। याद रखने का तरीका यह है, आप याद रखना T4 जो होता है, T4 आप याद रखना तेजी, पुलिस रिपोर्ट बनाने में तेजी दिखाती है, तो सीधा आप यहां पर याद रख लेना, ठीक है, याद रखना। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई बात, यू पुलिस स्टेशन भेज दूंगा मैं तुमको, ठीक है। धारा 2 के पहले का यू ये होता पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा, पुलिस स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, पुलिस स्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा, पुलिस स्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा, तगड़े तरीके से याद रखना। नेक्स्ट है लोक प्रायोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछ लिया जाता है, लोक प्रायोजक पूछ लेते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, याद रखना, लास्ट हो जाएगा इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ ही। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, धारा 2 के पहले का भी यू है बेटा ये, और ये धारा 2 के पहले का भी एंड होता है यहीं पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, यही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर आपको देखने को मिल जाएगा। लोक प्रायोजक आप इसको कह सकते हैं, लोक प्रायोजक ये होता है दरअसल सरकारी वकील, ये होता है दरअसल सरकारी वकील आपको देखने को मिल जाता है, सरकारी वकील आपको देखने को मिल जाता है। और सरकारी वकील का मतलब क्या है, जो कानून सरकार की तरफ से लड़ता है, जो सरकार की तरफ से लड़े, जो सरकार की तरफ से लड़े, जो सरकार की तरफ से, जो सरकार की तरफ से लड़ रहा हूं, जो सरकार की तरफ से लड़े वही आपको यहां देखने को मिलता है, ठीक है, सरकार की तरफ से लड़े ऑब्वियसली आपको देखने को मिलता है। या फिर निःशुल्क विधिक सहायता वाला, जो निःशुल्क विधिक सहायता दे, निःशुल्क विधिक सहायता ये वही है जो निःशुल्क विधिक सहायता होती है, फ्री लीगल एड, लीगल एड निःशुल्क विधिक सहायता वाला, निःशुल्क विधिक सहायता वाला है ये, निःशुल्क विधिक सहायता वाला आपको देखने को मिल जाएगा, निःशुल्क विधिक सहायता वाला आपको देखने को मिल जाएगा, फ्री लीगल एडवाइस वाला है, ठीक है। चलो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया बच्चे, यहां पे खत्म होता है आपका धारा 2 के पहले का टी। अब हम धारा 3 बिल्कुल जरूरी नहीं है, धारा 4 जरूरी है, धारा 4 जरूरी है, इसमें याद रखना, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, सर इसके अंदर लिखा हुआ है बीएनएस के अंदर सजा यानी दंड जो है, उन प्रक्रिया का उल्लेख यहां पर किया गया कि प्रक्रिया ये सजा कैसे मिलेगी, ये धारा में आपको देखने को मिलता है, धारा 4 आपको देखने को मिलता है, धारा 4। या लिखने का तरीका ये रखो, BNSS4 आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर बताया गया प्रोसीजर ऑफ द पनिशमेंट डिस्क्राइब्ड इन BNS, प्रोसीजर ऑफ द पनिशमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन BNS, प्रोसीजर ऑफ पनिशमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन BNS, डिस्क्राइब्ड इन BNS 2023। याद रखना BNS में उल्लेखित दंडों का प्रावधान, BNS में उल्लेखित दंडों को दिए जाने का प्रावधान, दंडों को दिए जाने का प्रावधान आपको यहां दिया गया है। मतलब एग्जांपल के लिए जैसे BNS के अंदर आपके दंड उल्लेखित हैं, ठीक है, BNS में दंड उल्लेखित आपको देखने को मिलते हैं कि 6 प्रकार के दंड हैं आपके, कितने प्रकार के दंड हैं, वो 6 प्रकार के दंड हैं, वो कैसे कैसे दिए जाएंगे उसका उल्लेख यहां किया गया है, 6 प्रकार के दंड हैं, वो कैसे कैसे दिए जाएंगे उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलो ठीक है, सिंपल है। अब यहां पर होती है आपकी क्लास आज की कंप्लीट, यहां हम क्लास को कंप्लीट करते हैं, प्रक्रिया को लेकर 6 प्रकार के दंड हैं वो दिए गए हैं BNS। अच्छा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे मैंने आपको पूछा है BNS में दंड किस धारा में है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस धारा में है तो बहुत इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं बाबू, आप जाएंगे अपने YouTube पर और YouTube पर जाकर आप बैक का बटन लेंगे और यहां पर लाइव के सेक्शन में नहीं, आप वीडियोस के सेक्शन में जाओगे तो यहां कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, कंप्लीट BNS की वीडियो थी, ठीक है। कंप्लीट BNS की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, यहीं कहीं डाली हुई थी, ये रही, लगभग 2 लाख बच्चे इसको देख लेंगे आज, ठीक है। तो इसमें आप जाके देख लेना क्योंकि मैंने इसमें सारी धाराएं करा रखी हैं। इसको आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं कि प्लेलिस्ट में जाएं और इसके अंदर आप कंप्लीट BNS फॉर UPSI देख लें, इसके अंदर पार्ट में भी है और वैसे भी है, जरूर पढ़ लेना। दूसरा, इसमें बच्चा मैंने आपको पॉलिटी भी करा रखी है 8.5 घंटे में, वो भी आप पढ़ लेना, वो भी अच्छी वीडियो है, ठीक है। साथ में UPSI की जो आपकी क्लास है, ठीक है, जो आप लाइव में देखेंगे कल, इन दोनों क्लासेस के अंदर आप जरूर आना। जो आपको देखने को मिल रही है ये वाली क्लास, ये शाम को 8 बजे होगी, इस क्लास को अभी लाइक जरूर कर लेना, जरूर आना इसमें, ठीक है। और आगे आने वाले समय में GD के पेपर के लिए, CGL के पेपर के लिए, सबके लिए यहाँ पर चीजें चलने वाली है। अब एक और आपसे विनम्र निवेदन, इस क्लास के नीचे ये जरूर लिख के जाना कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। आप में से हर एक बच्चे को हर्ट कमेंट किया जाएगा और साथ में इंतजार किया जाएगा आपके सिलेक्शन होने का, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं।
एक बच्चा कह रहा है क्लास ताव ताव में लोगे फिर भाग जाओगे। युद्ध भूमि से भाग जाना ये हमारे बस की बात नहीं है। हम डटे रहते हैं, टिके रहते हैं, कायर होते हैं जो भाग जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको रेगुलर क्लास में देखें। आगे बात करते हैं। मेरा नाम जीत राणा है और मैं अपने नाम को हमेशा से जस्टिफाई करता है, ठीक है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। बात है बात की। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। इस वीडियो के एंड होने के बाद लाइक कर देना, बाकी सेशंस को लाइक जरूर कर देना। कल यूपीजी की मैं मुलाकात करूंगा, ठीक है।